स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ क्लास 11th के लिए बल्कि क्लास 12th के लिए भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 12th में जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नेम भी क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम क्लास 11th में पढ़ेंगे और इसके सेकंड पार्ट को हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से बहुत करना है, क्योंकि जो भी हम रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में पढ़ेंगे उसके बाद जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो हम जो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में पढ़ेंगे वो इसका एडवांस लेवल होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि हम जो भी क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे ये हमारा क्लास 12th के लिए बेसिक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो चैप्टर है ये आपने बहुत ध्यान से करना है ताकि आप क्लास 11th में भी स्कोर कर सको अच्छे से और जो क्लास 12th का जो बेस है आपका वो भी स्ट्रॉन्ग हो। स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस करने से पहले आपको सेट्स चैप्टर की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एटसेट्रा। ठीक है जी, बट फिर भी जहाँ पर भी सेट्स का कंसेप्ट यूज़ होगा मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से नहीं होगी तो आपको रिलेशन जो टॉपिक है हमारा वो समझ नहीं आएगा। सिमिलरली अगर आपको रिलेशन की अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो आपको फंक्शंस भी समझ नहीं आएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, ये 3 स्टेप्स हैं हमारे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम रिलेशंस करेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस करेंगे। अगर आप इन तीनों स्टेप्स में से कोई भी स्टेप स्किप करोगे, मतलब छोड़ दोगे या अच्छे से नहीं करोगे, तो आपको ये टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो आपका जो बेसिक है रिलेशन एंड फंक्शंस का वो थोड़ा वीक रह जाएगा। और इसलिए हम डिटेल में पूरा चैप्टर करेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशंस और फिर फंक्शंस। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, हमारे पास 2 सेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। अब इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अब देखो, जब भी हम 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे उनकी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली सेट ऑफ, एक सेट है मतलब जो ए क्रॉस बी है, ये एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं। देखो सेट्स में कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। अब इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब ये तो दी डेफिनेशन जो हमारी बुक में भी है। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो कैसे, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज़ हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 3। सिमिलरली एक और सेट लेते हैं बी जिसमें 4 और 5, चलो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एक ए एक बी। तो मैंने लिख लिया। अब उसके बाद का जो भी है उसका मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो सपोज मैं यहाँ पर कोई सेट लिख रहा हूँ। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको, मतलब इसको फील कर सको थोड़ा सा। ठीक है, ये सेट ए है 1 2 3। सिमिलरली ये सेट 4 और 5। अब देखो, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन उसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होंगे, कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाए। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट्स होंगे कि ए का हर एक एलिमेंट यानी कि 1 2 3 बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाए। और पेयर का आपको पता ही है, देखो सपोज़ ए किसके साथ पेयर बनाएगा, 1 के साथ पेयर बनाएगा, पहले 4 के साथ, फिर 1 के साथ पेयर बनाएगा 5 के साथ। सिमिलरली अब 2 है, 2 किसके साथ पेयर बनाएगा, 4 के साथ, और 2 किसके साथ पेयर बनाएगा, 5 के साथ। अब सिमिलरली ये जो लास्ट है मतलब 3 के साथ पेयर बनाएगा 4 के साथ, 3 किसके साथ पेयर बनाएगा, 5 के साथ। तो मैंने देखो पेयरिंग कर दी।
मैंने आपको बोला भी, यही डेफिनेशन भी हमारी यही कह रही है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। तो मैंने पेयर बना दिया, आप लिख दो। देखो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स फिर कैसे आएंगे। अब 1 ने किसके साथ पेयर बनाया, आप रेड लाइन में देख लो, 4 के साथ। 1 ने किसके साथ पेयर बनाया, 5 के साथ। सिमिलरली 2 ने पेयर बनाया, ग्रीन में देख लो आप, 4 के साथ। 2 ने बनाया 5 के साथ। सिमिलरली 3 ब्लैक में देख लो, 3 ने बनाया 4 के साथ, 3 ने बनाया 5 के साथ। तो ये हमारे ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आ गए। ये क्या हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। अब देखो मैंने एक सेट लिख दिया ए क्रॉस बी, जिसमें ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बना रहा है, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये पेयर बना रहा है तो फिर हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिख रहे हैं। हम पेयर भी तो लिख सकते हैं ना कि सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं इसको। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। क्रम मतलब वो सेम ऑर्डर में हमेशा रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, सो देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, 1 कहाँ से आ रहा है, ए से। 1 कहाँ से आ रहा है, ए से। 2 कहाँ से आ रहा है, ए से। 2 ए से, 3 ए से। मतलब जो भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप चेक कर लो, चाहे मैं रेड में थोड़ा हाईलाइट कर, देखो ये रेड है, ए रेड में है, तो ये भी, ये जितने भी मेरे फर्स्ट एलिमेंट हैं ये सारे क्या हैं, मतलब ए से आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ग्रीन में ड्रॉ करूं बी को, तो यहाँ पर जो भी हमारे सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, क्योंकि जो पेयर है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, अभी मत बोलो आप। सो जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, बी से। तो इनके ऊपर एक कंडीशन है कि इन्होंने इसी ऑर्डर में आना है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पर 1,4 है, ठीक है, ये तो सही है, बट मैं 4, आप कहोगे सर 4,1 भी इसमें बिलोंग करता है, ये गलत है, क्योंकि जो 4 है वो ए को बिलोंग नहीं करता और जो 1 है वो बी को बिलोंग नहीं करता। इन्होंने सेम ऑर्डर में ही रहना है, मतलब ये सेम ऑर्डर में ही रहेंगे हमेशा। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, ए से आएगा, मतलब जो फर्स्ट सेट है उससे आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आएगा, मतलब बी से आएगा। तो इसीलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं। और मैंने लिख भी रखा है, देखो डेफिनेशन को कैसे, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है। ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से। बी कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से। वो भी यही बात लिखी है मैंने। 1 कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से। 4 कहाँ से आ रहा है, कैपिटल बी से। तो ये हमारी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो ई सेम लिया मैंने, ए भी सेम लिया है। पहले मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना था, और अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए। अब आपने ये नहीं बोलना कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है। देखो वो कैसे, देखो सपोज यहाँ पर हम बी लिखते हैं, आप लिख लो 4 5। सिमिलरली यहाँ पर ए है, ये कितना है 1 2 3। अब फिर वही बात, बी क्रॉस ए की डेफिनेशन क्या होगी कि बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से पेयर बनाएगा। तो पेयर बना लो आप। 4 किससे पेयर बनाएगा, 1 से, 4 2 से, 4 3 से। ठीक है, आप लिख दो 4 ने पेयर बनाया 1 के साथ, 4 ने पेयर बनाया 2 के साथ, 4 ने पेयर बनाया 3 के साथ। अब सिमिलरली ये जो 5 है ये भी पेयर बनाएगा, किससे, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। क्योंकि हमारी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि सेट का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। सो मैंने पेयर बना लिए। सो इस पर आप ध्यान से देखो कि हमारा फर्स्ट सेट कौन सा है, हमारा बी, और जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं 4 4 4 5 5 5, ये कहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट सेट से ही आ रहे हैं। सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, वो कहाँ से आ रहा है, सेकंड सेट से आ रहा है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में डिफरेंस है। अब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से होगा। सो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की डेफिनेशन को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहले उसकी डेफिनेशन को लिखा, फिर मैंने उसको आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको फुल हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। अब देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, देखो इफ़ वन ऑफ द सेट इज़ एम्प्टी देन ए क्रॉस बी। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सपोज देखो आप ऐसा करो,
ए कोई सेट ले लो 1 2 3, ठीक है। फिर सेम एग्जांपल ले लेते हैं बी। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, खाली, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू 5, ये आपने सेट्स में पढ़ा है। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और 5 के आसपास हम ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। अब ठीक है, इसको हम डायग्राम से करते हैं। देखो 1 2 3 बी, ये क्या है, खाली। अब आप मेरे को बताओ कि ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है, कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। अब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर हम कैसे बनाएंगे, 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, 3 का पेयर किसके साथ बनेगा, तो पेयर बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये जो हमारी मतलब कि ए क्रॉस बी है, ये क्या है, 5, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। सो प्लीज़ आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये आपको MCQ क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि अगर उन दोनों में से एक सेट एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बता सकते हो कि एम्प्टी सेट। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इफ़ वन ऑफ द सेट इज़ इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी। अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कैसे, सपोज़ हम फिर ए को लिखेंगे 1 2 3। आप कोई भी सेट ले सकते हो, मैं जस्ट वैसे ही 1 2 3 ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब बी कोई सपोज़ मान लो कि इनफाइनाइट सेट है, 4 5 6 so on, ठीक है। अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, तो डायग्राम बना लो आप इसकी। ये ए है हमारा 1 2 3, और ये हमारा बी है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, 4 5 6 so on। मुझे नहीं पता कहाँ तक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। आपको पता है ए का हर एक एलिमेंट पी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। सो 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, सो ऑन। मतलब हमें पता ही नहीं कितने पेयर बनाएगा। सिमिलरली 2 4 5 6 7 पता ही नहीं कितने पेयर बनाएगा। 3 4 5 6 पता ही नहीं कितने पेयर बनाएगा। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे या ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स वो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट। क्योंकि देखो ना, हमारी जो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाएगा। तो अगर हम पेयर बनाने बैठेंगे तो ये तो इनफाइनाइट मैनी है, तो इनफाइनाइट मैनी पेयर 1 से बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी 2 से बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी 3 से बनेंगे। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये बहुत इजी ऑब्जर्वेशन है। अभी हमने एग्जांपल की थी आपके सामने, आपको याद होगा लास्ट पेज पे ए हमारा 1 2 3 था, बी हमारा 4 और 5। अब आपको पता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। अब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2। अब देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो ए के हर एक एलिमेंट ने बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनाया, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने एलिमेंट आए, 6। मतलब जितने इसमें एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल होंगे, हमेशा ए में जितने एलिमेंट हैं इंटू बी में जितने एलिमेंट हैं। 3 × 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपने याद रखना है कि ए क्रॉस बी में हमेशा कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने एलिमेंट्स ए में हैं मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट्स इन बी हैं। अब देखो, जो भी स्टूडेंट्स इन ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से कर लेगा उसको एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजी लगने वाली है। वो खुद ही बोल देगा कि सर मैं इस एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व कर दूंगा। तो देखो, इसलिए इन ऑब्जर्वेशंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। ये है हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें क्या है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। देखो x, y ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल है, 5, 6 के। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं इफ़ ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब x जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, एंड जो y है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। ये बहुत इजी है। और ये आपको क्यों बताई है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है। तो इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान से करो, आप एक्सरसाइज 2.1 खुद से ही सॉल्व कर लोगे। अब ये जो नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये एक फॉर्मूला है। ये आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या है। सपोज़ हमारे पास कोई सेट है ए 1, 2। सिमिलरली दूसरा सेट है हमारे पास 3, 4। जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा करो, यहाँ पर लिख लो ए 1 और 2, यहाँ पर लिखो बी 3 और 4। अब हमें ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी लिख लो आप।
अब क्या होगा कि सबसे पहले 1 पेयर बनाएगा किसके साथ, 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ। अब लिख लो 1, 3, 1, 4। ठीक है। सिमिलरली अब 2 भी पेयर बनाएगा, 2 पेयर बनाएगा 3 के साथ, 2 पेयर बनाएगा 4 के साथ। अब इसको भी लिख लो आप 2, 3, 2, 4। अब ये हमारा कौन सा सेट है, A क्रॉस B। आप चेक भी कर सकते हो, देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 × 2 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। जो हमारा फॉर्मूला था कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट A मल्टीप्लाई जितने एलिमेंट्स इन B। तो हमारे 4 एलिमेंट्स आ गए। आप चेक भी हमेशा कर सकते हो कि जो मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए 4। अब देखो, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये फॉर्मूला है ऑफ A क्रॉस B। बाद में इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ये होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये फॉर्मूला है। सो मतलब 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B मतलब 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं तो कितना आ गया 16। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B कितना आ गया 16। अगर ये क्वेश्चन आए कि इस A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आप बोल सकते हो 2 रेज़ टू पावर 4 16। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो हम लिखते 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये फॉर्मूला आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो अब देखो, सपोज़ हमारे पास कोई सेट है, ये सेट थ्योरी का सारा कंसेप्ट है एक्चुअली, ये आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। वैसे आपने सेट में पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं वैसे ही आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, अब इसके मुझे सबसेट लिखने हैं, सबसेट्स। अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई पहले लिख लिया, उसके बाद आप सिंगल सिंगल सेट लिख दो, 1 फिर 2 फिर 3। सो सिंगल सिंगल मैंने, क्योंकि 1 भी इसका सबसेट हो गया, 2 भी इसका सबसेट हो गया, 3 भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि छोटा सेट है ये। सिमिलरली आप ऐसा करो, डबल वर्ड लिख लो 1 2, 1 2 भी इसका सबसेट है। सिमिलरली आप लिख लो 1, 3, 1, 3 भी इसका सबसेट है। सो सिमिलरली आप 2, 3 लिख लो, वो भी इसका सबसेट है। सो पेयर भी हमारे कंप्लीट हो गए। फिर ये भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, कितने सबसेट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक्चुअली में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कितना होता है, फॉर्मूला 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कितनी पावर है इसके, कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 8। आप चेक भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 सबसेट्स हैं। सो इसी अकॉर्डिंग अगर कोई हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो आप बता सकते हो जितने एलिमेंट्स उसमें होंगे 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट और जो लास्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो अगर हमारे पास 2 सेट्स हों, मतलब A क्रॉस B, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे A, B। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये पेयर में। सिमिलरली अगर हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C मतलब 3 सेट्स हों और उनको हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़े, तो उनके एलिमेंट्स कैसे होंगे। जस्ट एग्जांपल है A B C, जिसमें देखो यहाँ पर क्या था, A फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, B सेकंड सेट को। सिमिलर यहाँ पर A फर्स्ट सेट को, B सेकंड सेट को, C थर्ड सेट को, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, सिर्फ एक एग्जांपल है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कैसे फाइंड करना है। अब देखो कैसे, एग्जांपल 4 है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एग्जांपल 4। तो उसमें क्या है कि इफ़ P इज़ इक्वल टू 1, 2, ये कोई सेट है, फॉर्म दी सेट P क्रॉस P, मतलब हमें ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे P क्रॉस P, इसको आप फाइंड कर लो। ठीक है, अब इसको आपको फाइंड करना आता है 1 2 1 2। सो P कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 बनाएगा पहले पेयर 1 के साथ, 1 बनाएगा
2 के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट 2 बनाएगा 1 के साथ, 2 बनाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पर भी आप लिख लो 2 बनाएगा 1 के साथ और 2 बनाएगा 2 के साथ। तो ये हमारी p क्रॉस p की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली अब ऐसा करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। देखो p क्रॉस p की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लो कितनी है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। बट हमें फाइंड क्या करना है p क्रॉस p। ये हमारा एक सेट है। अब इसकी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से फाइंड करनी है। अब इसको हम एक सिंगल सेट सपोज करें। देखो अब इसमें आप एलिमेंट्स लिख लो 1, 1, 1, 2 क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं 2, 1, 2, 2। अब यहाँ पर क्या है p, तो वो भी लिख लो p। यहाँ पर क्या है p क्रॉस p। ये कितना है 1 और 2। आपको फिर वही बात सेम, ये किसका पेयर बनाएगा 1 के साथ, ये 2 के साथ। सो बना दो आप। सो पेयर नहीं सॉरी ट्रिपलेट बनाएगा। देखो p क्रॉस p की वैल्यू कितनी होगी 1, 1, 1, 1, 1, 1। सेकंड कौन सा आएगा 1, 1, 2। इसने 2 के साथ भी पेयर बना लिया। अब नेक्स्ट कर लो आप, ये भी 1 के साथ पेयर बनाएगा, ये भी 2 के साथ पेयर बनाएगा। तो इसको भी लिख लो 1, 2, 1, 1, 2, 2। ये भी बन गया। अब उसके बाद इसको भी आप पेयर बना लो इसके साथ भी। सो ये 1 और 2 के साथ बनाएगा। सो कितना आएगा 2, 1, 1, 2, 1, 2। सिमिलरली अब लास्ट रह गया, वो भी बना दो। सो ये वाला, ये 1 के साथ, ये 2 के साथ। तो इसको भी लिख देते हैं हम। तो कितना आएगा 2, 2, 1, 2, 2, 2। अब 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 8 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो हमारे 8 एलिमेंट्स पूरे हैं। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है सही है। देखो पहले मैंने p क्रॉस p फाइंड किया, अब उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसकी मुझे मतलब ट्रिपलेट फाइंड करनी थी p के साथ ही। सो p में कितने एलिमेंट है 1 और 2। अब इसको भी मैंने इसके साथ पेयर कर दिया हर एक एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर, मतलब पेयर नहीं किया मतलब ट्रिपलेट बना दिया हमने। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2। तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन था। मैंने आपको वो एग्जांपल आपको अच्छे से करवा दी। वैसे ऑर्डर ट्रिपलेट के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं। एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऑर्डर ट्रिपलेट का नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की वीडियो अच्छे से देखी है, मतलब अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ लग गया और जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस करवाई हैं, देखो अगर आपने वो ध्यान से कर ली, दैट मीन्स जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपको बहुत ईजी लगने वाली है। वो आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे क्योंकि मैंने आपको ऑब्जर्वेशन उसी अकॉर्डिंग कराई हैं ताकि जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँ। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ।